हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे अबाउट स्ट्रक्चर असाइनमेंट्स। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको स्ट्रक्चर असाइनमेंट्स बताऊं, दोस्तों मैं आपको इस ट्यूटोरियल में एक थोड़े से और नए तरीके बताऊंगा अबाउट इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था, हमने एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्ट किया था जिसमें स्ट्रक्चर एलिमेंट्स थे। नेम जो कि कैरेक्टर टाइप का था, एज जो कि इंटीजर टाइप का था और रोल जो कि अगेन इंटीजर टाइप का था। और फिर हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था या एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया था ए नाम का। और उसी ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर के इस्तेमाल से हमने उसमें स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में वैल्यूज इनपुट करवाई थी, जैसे कि ए डॉट नेम, ए डॉट एज और ए डॉट रोल नंबर। दोस्तों, एक और तरीका होता है स्ट्रक्चर वेरिएबल या स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फिलहाल जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था स्ट्रक्चर का जिसका नाम स्टूडेंट था, वो मेन के अंदर हमने डिफाइन किया था। इसे दोस्तों कहते हैं लोकल डिक्लेरेशन। जैसे कि दोस्तों फंक्शन में होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन और लोकल डिक्लेरेशन, इसी तरह स्ट्रक्चर में भी हम उसके ऑब्जेक्ट्स को लोकली डिफाइन कर सकते हैं या ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले तो बताता हूं कि स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को ग्लोबली कैसे डिफाइन करते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं कुछ नहीं करता हूं, यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं जहां पे मैंने स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन किया था, और उसकी जगह मैं दोस्तों उसको यहां लिख देता हूं। आप देख सकते हैं मैं पूरा सेंटेंस यहां नहीं लिखता हूं, स्टूडेंट स्पेस ए नहीं, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिखता हूं यहां जहां पे स्ट्रक्चर के कर्ली ब्रैकेट्स खत्म होते हैं, जस्ट बिफोर द सेमीकोलन साइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए। इस तरह से दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट ग्लोबली डिफाइन हो जाएगा और ये मेन फंक्शन के अलावा दूसरे फंक्शंस भी जो हम क्रिएट करेंगे, अगर वो भी स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहते हैं तो वो भी उसे यूज कर पाएंगे। सिर्फ मेन ही नहीं, अगर मेन के अलावा दूसरे फंक्शंस हैं तो वो भी उसको यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना आसान है, हमको सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के बाहर सेमीकोलन के पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है। तो आइए दोस्तों हम इसको रन करके देखते हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये पिछली बार की ही तरह रन हुआ है, बिल्कुल कोई भी एरर नहीं आए हैं। तो मैं जल्दी से इसमें वैल्यूज इनपुट दे देता हूँ, A21 एंड रोल नंबर इज 23। ओके, और आप देख सकते हैं बिल्कुल आउटपुट जैसा कि पहले आया था जब हमने लोकली एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया था, ग्लोबली डिफाइन करने में भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं काम करता है, इसमें एरर नहीं आया। और दोस्तों, इसी तरह आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में यूजर से वैल्यू ली थी, लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों मुझे यूजर से वैल्यू मान लीजिए नहीं लेनी हो, मुझे मान लीजिए कुछ ही वैल्यूज सिर्फ इनपुट करानी हो, एक या दो, और मुझे वो वैल्यूज मान लीजिए अगर पहले से ही पता हो, तो मैं उसको एक और तरीका है जिससे मैं स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं उनको वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकता हूं। मैं उसको आपको जल्दी से लिख के दिखाता हूं। उसके लिए दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं, फिर से हम लोकली डिफाइन करते हैं या हम चाहे तो उसको ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हैं। हाल फिलहाल हम इसके यहाँ लोकली डिफाइन करते हैं। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट जो कि है स्ट्रक्चर का नाम, स्पेस जो मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ए नाम देना चाहता हूँ, ए। उसके बाद दोस्तों मैं इज इक्वल टू के साइन के बाद सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस के बीच में वो वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा लिखता हूं जो मैं स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स में सीक्वेंशियली डालना चाहता हूं। ए जो है दोस्तों वो नेम में जाके स्टोर हो जाएगा, उसी तरह सीक्वेंशियली 21 जो है वो एज नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, और 23 जो है दोस्तों वो रोल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो जो सीक्वेंस में मैंने स्टूडेंट्स के एलिमेंट्स को डिफाइन किया है या स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को डिफाइन किया है, उसी सीक्वेंस में मुझे यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू देनी होगी सेपरेटेड बाय कॉमास, और जो कैरेक्टर वैल्यूज हैं उनको मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। और जब मैंने दोस्तों ये सेंटेंस लिख दिया है, मतलब मुझे प्री डिफाइंड वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो मुझे पता है और मैं इनपुट सीधे डायरेक्टली स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को देना चाहता हूं, तो उस केस में मैं ये वाले स्टेटमेंट को यहां से डेड कर देता हूं, यहां से यहां तक। और आइए दोस्तों हम इसको रन करके देखते हैं। और आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये पिछली बार की तरह ही रन हो गया है। इस बार उसने इनपुट नहीं मांगा यूजर से, क्योंकि मैंने इनपुट वाली लाइन डेड कर दी थी। मुझे पता था कि मुझे यही वैल्यूज एज एन इनपुट देनी थी, तो मैंने यहाँ पे उसको इस तरीके से दिया। और आप देख सकते हैं कि दोस्तों आउटपुट पिछली बार की तरह ही आ चुका है। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को अलग अलग तरह से कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम सीखते हैं कि स्ट्रक्चर असाइनमेंट्स क्या होते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि अगर मैं स्ट्रक्चर के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, मान लीजिए स्ट्रक्चर के मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, ए और बी, इस तरह से स्टूडेंट ए कॉमा बी, तो इस तरह से दोस्तों दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे।
ऐसा लिखने से दोस्तों मेरे पास दो कंटेनर आ जाते हैं, ए और बी, दोनों ही स्टूडेंट टाइप के हैं, और हर कंटेनर चाहे वो ए का हो या बी का हो, उसमें क्षमता होती है, उसमें कैपेबिलिटी होती है तीन वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर कराने की, जो कि स्ट्रक्चर में डिफाइंड है। नेम जो कि कैरेक्टर टाइप की है, एज और रोल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख सकते हैं मेरे प्रोग्राम में मैंने जो इनपुट लिया है वो सिर्फ ए के कंटेनर या ए ऑब्जेक्ट के लिए लिया है। दोस्तों ये जो तीन वैल्यूज हैं ये ए ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होंगी, और मान लीजिए अगर मुझे यही वैल्यूज बी के कंटेनर या बी ऑब्जेक्ट को भी देनी है तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे सिर्फ ये करना होगा कि मुझे लिखना होगा b इज इक्वल टू ए। इससे दोस्तों जितनी भी ए ऑब्जेक्ट की जो तीन वैल्यूज है, नेम, एज और रोल की, वो पास हो जाएंगी बी ऑब्जेक्ट को, और बी के जो तीन एलिमेंट्स हैं बी ऑब्जेक्ट के, नेम, एज और रोल, उनमें भी ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि असाइनमेंट उन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है जो सेम स्ट्रक्चर के हैं। जैसे ए भी स्टूडेंट टाइप का है और बी भी स्टूडेंट टाइप का है, ए और बी दोनों एक ही स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका नाम है स्टूडेंट, तो इसलिए इन दोनों के बीच में असाइनमेंट पॉसिबल है। अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर होता और दूसरा टीचर नाम का स्ट्रक्चर होता, और मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता ए और टीचर नाम के स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता बी, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। उस टाइम ए इज इक्वल टू बी, ये वाला जो कोड है ये एरर जनरेट कर देता। और दोस्तों अगर आप देख सकते हैं कि अगर ये पॉसिबल है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो कि सेम ही स्ट्रक्चर के हैं, अगर उनमें हम वैल्यूज को एक दूसरे में इक्वालिटी के थ्रू पास आउट कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आउटपुट दिया है ए के लिए, मतलब ए ऑब्जेक्ट के थ्रू ए डॉट नेम, ए डॉट एज, ए डॉट रोल, तो उसी तरह मैं बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी ये वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी और लाइंस ऐड करता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड की हैं। मैंने यहाँ पे ऐड किया है दोस्तों, जो ऊपर की तीन लाइन थी सेम उन्हीं को मैंने यहाँ नीचे भी लिख दिया, लेकिन इस बार मैंने लिखा है बी डॉट नेम, बी डॉट एज और बी डॉट रोल। अब दोस्तों हमारे इस प्रोग्राम में आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, मैंने दो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल क्रिएट किए हैं ए और बी, लेकिन जो इनपुट है मैंने सिर्फ ए ऑब्जेक्ट के थ्रू लिया है। मतलब ए ऑब्जेक्ट के जो तीन एलिमेंट्स हैं नेम, एज और रोल, उनमें वैल्यूज गई हैं। फिर मैंने इक्वालिटी साइन के थ्रू या असाइनमेंट के थ्रू मैंने वही वैल्यूज बी को पास कर दी हैं। और जब मैंने आउटपुट दिया है तो मैंने ए का भी दिया है और बी का भी दिया है, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों तो फिर मेरी सारी वैल्यूज जो हैं वो पास आउट हो जानी चाहिए बी को। आइए दोस्तों हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे फिर से डालता हूँ ए, एज में डालता हूँ दोस्तों मैं 21 एंड 23, और आप देख सकते हैं दोस्तों सेम आउटपुट दो बार प्रिंट हुआ है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऊपर की तीन लाइनें हैं ये ए ऑब्जेक्ट के कारण प्रिंट हुई है, और जो बाकी नीचे की ये अगेन जो तीन लाइनें हैं ये बी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने आउटपुट लिया है, लेकिन सेम वैल्यूज प्रिंट हुई है। दिस मीन्स कि हमारी जो ये वाली लाइन है असाइनमेंट की, कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में असाइन करके वैल्यूज उनमें एक्सचेंज करवा रहे हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें दोस्तों एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया स्टूडेंट नाम का, लेकिन एक और स्ट्रक्चर क्रिएट किया बिल्कुल इसी की तरह का बट डिफरेंट नेम, मान लीजिए टीचर। देख सकते हैं आप दोस्तों कि दो स्ट्रक्चर हैं जिनके स्ट्रक्चर एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस स्ट्रक्चर का नाम अलग है। मतलब ये दो सेपरेट स्ट्रक्चर्स हैं। और मान लीजिए मैं यहाँ पे मेन के अंदर एक क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर स्टूडेंट का और दूसरा क्रिएट करता हूँ स्ट्रक्चर टीचर का, और उसके बाद भले ही दोस्तों दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल दिखने में सेम हैं और उनके स्ट्रक्चर एलिमेंट्स भी सेम हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं ऐसा करता हूं कि दो सेपरेट स्ट्रक्चर्स के दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूं और उसके बाद उनमें वैल्यूज आपस में असाइन करवाने की कोशिश करता हूं, या एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा, तो दोस्तों इस केस में वो नहीं होगा। आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक एरर जनरेट हो गया है। अगर आप देख पा रहे हैं कि नहीं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नो मैच फॉर ऑपरेटर इन बी इज इक्वल टू ए। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि अगर हम स्ट्रक्चर्स में असाइनमेंट कराना चाहते हैं तो उसमें हमको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और हम स्ट्रक्चर का असाइनमेंट किस तरह से करवा सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको मेरे इस ट्यूटोरियल में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।